सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मूव्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 6th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि आपको मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनका कंसेप्ट समझेंगे और देखेंगे कि अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हमने कैसे करना है। ठीक है, तो 15 और 5 दोनों मार्क्स के हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो आपको आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। एंड ये डिटेल वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले इस सब्जेक्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज किए हैं जो कि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं 5 और 15 मार्क्स में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो बनती है, कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। एंड टाइम टू टाइम कंपाइलेशन भी है जो यूट्यूब की वीडियोज़ का, उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख लेना। एंड वीडियोस देखते हो, पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। एंड चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नेम 2 टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये क्वेश्चन ना एज इट इज आपको आया हुआ है कि आपको 2 टेक्निक्स बतानी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, और ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2024 में। तो अब आपको 2 टेक्निक्स बतानी है, तो आप क्या है, कोई भी 2 टेक्निक्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसको समझना, 2 टेक्निक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी। ठीक है, ये एक टेक्निक है। ये जो टेक्निक है ये हेल्प करती है हमारी कि हम फाइंड आउट कर सके कि हाउ मच अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ टुडे, कि कितनी, अगर फ्यूचर में कोई अमाउंट है तो उसकी कितनी वर्थ है आज की डेट में, उसकी कितनी वैल्यू है आज की डेट में। अगर आपको जानना है तो प्रेजेंट वैल्यू पे आप उसको लेके आते हो और देखते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू विल गेट 1000 आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आपको पता है कि आपको 1000 रुपये मिलने वाले 2 साल बाद, तो आपको देखना है कि आज उसकी कितनी वर्थ है। अगर वो मुझे आज मिलते तो उसकी कितनी वैल्यू होती, आपको क्या है ये देखना है। तो आप क्या है, प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहते हो जो फ्यूचर में आपको मनी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू FV। ठीक है, डिवाइड में 1/R एंड पावर में क्या आ जाएगा, होल में N आ जाएगा। ठीक है, तो PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, FV क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, R क्या है, इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है। ठीक है, एंड N क्या होता है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब बताया हुआ है, तो आपको ना वहाँ पे इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक कोई एग्जांपल ले ले, बिकॉज ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। तो आप अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन को लिख रहे हो तो वहाँ पे जैसे 1000 है, 2 ईयर्स आपके पास है। ठीक है, तो आप क्या है 10% के हिसाब से ले सकते हो रेट, और क्या उस हिसाब से इसमें वैल्यू डाल सकते हो। FV की जगह क्या है, आप FV की जगह आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, तो PV निकालोगे। FV आपको 1000 दे रखा है, आपको 1 की जगह 1 ही आएगा। R की जगह रेट आपको 10% बोला है, और N मतलब टाइम होता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको 2 दे रखे हैं। तो आप वैल्यू पुट करके वहाँ आंसर भी निकाल सकते हो। ओके, एंड फिर दूसरी टेक्निक होती है फ्यूचर वैल्यू, FV। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये भी आपकी हेल्प करती है कि आप फाइंड आउट कर सकते हो हाउ मच योर मनी विल ग्रो टू इन द फ्यूचर इफ़ यू इन्वेस्ट टुडे, कि अगर आज आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो फ्यूचर में कितनी ग्रो होगी मनी। अगर आपको ये जानना है तो आप फ्यूचर वैल्यू वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। दिस हेल्प यू फाइंड आउट हाउ मच योर मनी विल ग्रो। ठीक है, कितना ग्रो होगी वो फ्यूचर में अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो आज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये चीज़ को देखते होंगे। एग्जाम्पल देख लो जरा, इफ़ यू इन्वेस्ट 1000 टुडे, कि अगर आप 1000 आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई 2 साल बाद कितना मिलेगा मुझे। अगर आपको ये जानना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, FV कैसे निकलता है, आप PV ले लो, और अगर फ्यूचर का जानना है, ठीक है, तो अब ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने डिवाइड किया था क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में जाना था आपने। अब फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो PV × हो जाएगा 1 + R और वही N। ठीक है, इनकी जो पावर में, तो FV वही होता है फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू, R से इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आपका, एंड N से क्या आपके नंबर ऑफ पीरियड्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस पूछिए आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बेसिकली इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं आपकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको वो एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आज पे समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है टाइम टू टाइम। ठीक है, सो दैट आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस के पास जो फंड्स हैं उसको अच्छे से प्लान करना, है ना, फाइनेंस को मैनेज करना, अपने फंड्स को मैनेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, एंड कंट्रोल भी करना कि भाई उसको सही जगह पे हम इन्वेस्ट करें ताकि बिजनेस को क्या है प्रॉफिट हो, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहे।
अब ये बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि किन किन वे से क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। आप फाइनेंस को अगर मैनेज करके चलते हो तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब ये जो नीचे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट है हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो ये आपकी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्यूचर में बिजनेस को कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इसका अंदाज़ा लगाता है कि एक बिजनेस है उसको फ्यूचर में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो ये अंदाज़ा लगाएगा, प्रेडिक्ट करेगा, इसका अंदाज़ा वो लगाएगा। फिर इससे बिजनेस ना अपना बजट और प्लानिंग उस अकॉर्डिंगली कर पाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आपको पता लगा आपको कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब आप उस अकॉर्डिंगली क्या है उस पैसे को देखोगे कि भाई कितना बजट बनाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कहाँ से अरेंज करना है, क्या सोर्स होगा, ये सब क्या है आप कर सकते हो। फिर है आपका इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो इससे ये इंश्योर रहता है कि भाई आपके पास जो पैसा है ना, जो आपका अवेलेबल पैसा है वो वेस्ट ना हो, उसका बेस्ट वे में यूज़ हो, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिटेबल एरियाज़ में आप उसको इन्वेस्ट कर सको जितने भी आपके पास क्या है मनी है, फंड है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। देखो कॉस्ट को आप कंट्रोल करके चल रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और पैसा सही जगह पे लगा रहे हो तो डेफिनेटली बिजनेस को क्या है प्रॉफिट होगा, इवन उसका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ में भी क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क। देखो अब क्या है, अगर आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हो बिफोर डूइंग, है ना, थिंकिंग बिफोर डूइंग कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से फाइनेंस को मैनेज करते हुए चल रहे हो, तो रिस्क के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज आप पहले से ही देख रहे हो कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम क्या मेजर्स लेने वाले हैं। अगर पैसा सही से आप मैनेज कर रहे हो तो आपका जो होने वाला लॉस है वो कम उसके चांसेस हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्की सिचुएशन जैसे कैश की कमी हो रही है आपके पास या लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो ये मतलब कि या उधार वगैरह है उससे क्या आप कैसे बच सकते हो, ठीक है, ये भी आपको बताता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर बिजनेस एक्सपैंड होना चाहता है तो उसके लिए फंड चाहिए होते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो पैसा है वो अवेलेबल हो जाए, टाइम पे हो जाए, अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन कैश फ्लो। रोज के काम के लिए कैश चाहिए होता है ना, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे सैलरी देना है आपको, बिल्स पे करने हैं, रॉ मटेरियल लेना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को भी क्या है मैनेज करते हुए चलता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर बिजनेस फाइनेंशियल टर्म्स में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स क्या है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी में पैसा लगाने में। तो जिस कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होगी तो इमेज भी क्या है उस बिजनेस की स्ट्रॉन्ग बनती है और फिर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखो जो भी बड़ा बड़ा डिसीजन होता है जैसे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इसके लिए आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि भाई हमारे पास फाइनेंशियली उतने पैसे हैं भी कि नहीं। तो ये एनालिसिस कर रहे हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कर रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डाटा और एनालिसिस क्या आपको प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आपको पूरी डिटेल दे देता है कि भाई लो मैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डाटा मेरे पास पड़ा है, आप ले लो और देख लो कि आपके पास उतना फंड है कि नहीं है कि आप प्रोजेक्ट नया ला सको या प्रोडक्ट को नया लॉन्च कर सको। नाइन्थ पॉइंट है आपका इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल बिजनेस के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस कभी भी बिजनेस को फंड की कमी ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में वो ना फंसे, ना आए उस सिचुएशन में, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बैकबोन है। अगर पैसा सही से मैनेज होगा तो बिजनेस ग्रो भी होगा, प्रॉफिट भी कमाएगा और सर्वाइव भी कर सकता है। इसीलिए प्रॉपर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किसी बिजनेस में वो होना ज़रूरी है, ठीक है। होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा और फर्स्ट भी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट इट इज़ नॉट एज एक्सक्लूसिव एज मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स वेल्थ। कमेंट। तो ये स्टेटमेंट आई है आपको और बोला गया है कि बताओ ये स्टेटमेंट डिटेल इसको क्या है एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फिर इसका आंसर हम क्या करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ये स्टेटमेंट दे रखी है तो ये इसका क्या मतलब है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक सही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये माना जाता है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मान लो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, तो आपका क्या है इसके बैक एंड पे क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए, इससे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे उससे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना भी क्या है ज़रूरी होता है ना। तो पर ये उतना एक्सक्लूसिव नहीं है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक मेन मतलब कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन ये शेयर होल्डर की जो वेल्थ मैक्सिमाइज करना जितना एक्सक्लूसिव नहीं होता है,
ठीक है, एकदम एक्सक्लूसिव नहीं होता है, जैसे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी होती है हमें, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या इसमें हम आंसर लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हमारा मेन गोल यही होता है कि कंपनी जो पैसा लगा रही है ना, उसे अच्छे से उसको उस पर रिटर्न मिल जाए। अब पहले एक टाइम में सिर्फ प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अगर आज की बात करें, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, तो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यानी उनकी जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो यही बोला था वो स्टेटमेंट में, वही हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिखा कि भाई ये भी ज़रूरी होता है और ये भी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहले एक ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉपर। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसका मतलब होता है कि बिजनेस ऐसे डिसीजन ले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, प्रॉफिट हो बिजनेस का। ये फोकस करता है किस चीज़ पे, कि ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है हमने, है ना, टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ना चाहिए, कॉस्ट कम लगे, एंड उस इन्वेस्टमेंट को हम वो करें, सेलेक्ट करें जो क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट दे। तो ये अप्रोच शॉर्ट टर्म में सही लगती है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो वही हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं। तो इंपॉर्टेंट तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसके साथ क्या लिमिटेशन आती है, सबसे पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करना, ये इग्नोर करता है। तो क्या बोला है, प्रॉफिट कमाने के लिए टाइम का कोई मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है कि हमें क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में देखना है, बट नॉट व्हेन इट इज़ अर्नड। हमें ये देखना है प्रॉफिट आए, ये नहीं देखते कि कब आ रहा है वो। जैसे 1 लाख टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल, आज अगर 1 लाख आ जाएगा तो भाई वो ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, कि अगर वो 1 लाख आपके पास 5 साल बाद आए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये टाइम के फैक्टर को इग्नोर कर रहा है कि आज जैसे प्रॉफिट आ रहा है, मान लो आपने इन्वेस्ट किया, आपको लग रहा है यार 5 साल बाद मुझे 10 लाख मिल जाएंगे 1 लाख के, पर अब आप ये भी देखोगे कि जो आपको 5 साल बाद 10 लाख मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये ठीक लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, बट ये भी देखो उसकी आज की वैल्यू क्या है, आप इसको और जगह कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी देखनी है जो कि यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। फिर है शॉर्ट टर्म फोकस होता है, अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म फोकस्ड होता है, जिसमें हमें होता है कि हाँ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से प्रॉफिट हो, बेनिफिशियल हो, जल्दी जल्दी रिटर्न आए, ठीक है। पर हो सकता है लॉन्ग टर्म में क्या है, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट दे सकती थी। फिर नेक्स्ट है इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। ये नहीं देखता कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है या सेफ है, आप क्या है प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप क्या है रिस्क फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा भी लोगे, बट ये भी देखना होता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या है उतना लेके चलो कि जितना क्या है प्रॉफिट भी मेंटेन करके चलना है। नो फोकस ऑन शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, और मेन यही था कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट तो चाहिए होता है, बट उनको डिविडेंड तो चाहिए, बट उनकी जो शेयर्स है उसकी वैल्यू भी बढ़ानी होती है, वो भी बढ़े, उनके लिए ये होता है मेन, ठीक है। तो उनको अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने से ज़्यादा फायदा होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना डायरेक्टली उनकी वेल्थ को नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो ये चीज़ मेन थी इसमें। फिर आता है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, ये एक बेटर ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। ये मॉडर्न अप्रोच है जिसका फोकस होता है कि कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या है बढ़ जाती है। अब ये जो अप्रोच है इसमें क्या मेन चीज़ें हैं कि भाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करती है, रिस्क रिटर्न दोनों को बैलेंस करते हुए चलती है, एंड सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन को प्रमोट करती है। तो ये बिजनेस के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक एंड शेयर होल्डर फ्रेंडली अप्रोच होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर कंपैरिजन करें दोनों का या डिफरेंस देखें तो ये भी आ जाता है आपको। तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फोकस होता है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू हमें क्या है क्रिएट करनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इग्नोर होता है ये वाला फैक्टर, बट शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इसको कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। रिस्क को इग्नोर किया जाता है यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इनको बैलेंस करके चलते हैं, हम इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद है डिसीजन बेसिस। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो डिसीजन का बेस होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिसीजन का बेस कैश फ्लो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इन सबको देखते हुए लेते हैं। फिर है गोल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का यही गोल है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल है कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कंक्लूजन देखते हैं, क्योंकि कंक्लूजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। आज के टाइम में बिजनेस को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो शेयर होल्डर की लॉन्ग टर्म वेल्थ को बनाए रखें, ठीक है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दें।
इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक नेसेसरी ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ यही है तो नहीं, इसके अंदर मतलब और भी चीजें देखते हैं भाई, क्या शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है, ये भी एक बेटर और ब्रॉडर रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, ठीक है, जो कि क्या है कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो होप आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पे ना आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन में आपने पहले ऊपर पॉइंट्स दिए, उसके बाद कंक्लूजन में क्या आपका आंसर का एग्जैक्ट जवाब आ रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do you understand by finance function? Discuss objectives and scope of finance function। तो ये सारे क्वेश्चन हम वही कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा था फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, आपको उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं और उसका स्कोप भी बताना है, ठीक है। तो चलिए फाइनेंस फंक्शन समझते हैं, फिर धीरे धीरे जो भी इनमें पूछा गया है वो 1 by 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखो, फाइनेंस फंक्शन का मतलब है बिजनेस है जो, उसका जो पैसा है, उसका जो फंड है, ठीक है, जैसे उसकी प्लानिंग करना, उसको अरेंज करना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ये सारे के सारे अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है, फाइनेंस का फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस फंक्शन है ना, ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास सही समय पे सही अमाउंट का पैसा अवेलेबल हो, ठीक है, और उसको स्मार्टली हम यूज़ भी करें ताकि बिजनेस ग्रो करे और सक्सेसफुल हो। तो फाइनेंस फंक्शन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटी जैसे कि प्लानिंग हो गया, रेजिंग हो गया, फाइनेंस कहाँ से लाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है ना, बिजनेस के लिए उस फाइनेंस को, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है फाइनेंस फंक्शन में। ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी है उसके पास इनफ फंड रहे उसके काम के लिए, एंड वो उसको अच्छे से क्या है यूज़ कर सके और अपना बिजनेस गोल क्या है अचीव कर सके। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो फाइनेंस फंक्शन क्या है, इज ऑल अबाउट मैनेज करना अपनी मनी को वाइजली, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे थे। फाइनेंस फंक्शन के मेन गोल्स या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला है हमारा एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद होता है फाइनेंस फंक्शन का, तो पहला तो यही होता है कि भाई हमें रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, बिजनेस को कितने पैसों की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में, इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसीलिए हम क्या है फाइनेंस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट, रेजिंग फंड्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, फंड्स को रेज करना, लाइक बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करना, ठीक है, जैसे लोन लेना, शेयर्स के थ्रू मतलब शेयर इशू करना, प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो कहाँ से क्या आप अरेंज करोगे। फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड्स हैं मिल गए अवेलेबल हैं तो उनको कैसे अरेंज करें, ठीक है, जितना पैसा अवेलेबल है उसको प्रोडक्टिव एफिशिएंट यूज़ करना ताकि वो वेस्ट ना हो। फिर आता है आपका मेंटेनिंग लिक्विडिटी, डेली काम के लिए कैश अवेलेबल हो, जैसे सैलरीज हो गया, बिल्स पेबल हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, इनके लिए क्या है आपके पास अवेलेबल हो कैश। फिर आता है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेना जो शेयर होल्डर के लिए क्या है लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करे। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रॉफिट आपको हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि इसीलिए आप फाइनेंस फंक्शन करते हो। अब आते हैं आपके स्कोप, क्या क्या एरिया आता है फाइनेंस फंक्शन के अंदर, क्या क्या स्कोप है इसका। तो सबसे पहला है आप इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हो और फॉरकास्टिंग भी करते हो। दैट मीन्स आने वाले टाइम में बिजनेस को कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इसका एस्टिमेशन करना और उस अकॉर्डिंगली फिर प्लान बनाना, ये इसके अंदर आता है। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, बिजनेस के जो बिजनेस का जो फंड है उनको सही मिक्स बनाना, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, लाइक कितना पैसा लोन से आएगा, कितना ओनर की उससे आएगा, ठीक है, इन सब का क्या है प्रॉपर राइट मिक्स करना। उसके बाद आता है आपका सी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको बेस्ट रिटर्न मिल रहा है ये डिसाइड करना, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेली ऑपरेशंस के लिए जैसे कैश स्टॉक और रिसीवेबल का सही मैनेजमेंट करना। फिर डिविडेंड डिसीजन भी आ जाते हैं। देखो ये सारे वही चैप्टर्स ही हैं आपके, है ना, ये टॉपिक्स हैं आपको इस बुक में, तो वो स्कोप में आ रहे हैं। तो डिविडेंड डिसीजन हो गया, ठीक है, उनकी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, कितना अपनी कंपनी में रिटेन करके चलना है। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल कंट्रोल, ट्रैक रखना, है ना, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे अपनी चेक करना कि आप एज पर योर प्लान चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। फिर रिस्क मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना कोई फाइनेंशियल रिस्क जैसे कि मार्केट रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, इसको आइडेंटिफाई करो और उनसे क्या जितना हो सके बचना, ठीक है, रिड्यूस करना उनको। फिर कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो देखो फाइनेंस फंक्शन है जो हमारा वो किसी भी बिजनेस के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा सही से प्लान किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा तो बिजनेस को क्या है प्रॉफिट अच्छा खासा उससे मिल सकता है, वो स्मूथली चलेगा, ठीक है, एंड ग्रो भी होगा। इसीलिए फाइनेंस फंक्शन का क्लियर ऑब्जेक्टिव और ब्रॉड स्कोप बिजनेस की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ फर्म। तो अगर एक कंपनी है, कोई फर्म है, तो वो क्या है, डिविडेंड डिसीजन लेती है कि भाई कितना डिविडेंड देना है हमें अपने शेयर होल्डर्स को। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो आपको बताने हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि जो कंपनी है ना, वो ये डिसाइड कर रही है कि यार अपने प्रॉफिट में से कितना जो पैसा है वो इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना है, और कितना जो प्रॉफिट है वो क्या है बिजनेस में एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखना है, सो दैट आने वाले टाइम पे हमें क्या है बाहर से फंडिंग ना लेनी पड़े, हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल हो। तो डिविडेंड देने का जो डिसीजन होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो वही हमने पढ़ने हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, अमाउंट ऑफ अर्निंग। इसका मतलब देखो, सबसे बेसिक फैक्टर यही है कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। अगर तो प्रॉफिट वो ज़्यादा कमा रही है तो डिविडेंड अच्छा खासा दे सकती है, लेकिन मान लो कभी कभी प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी ना फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा क्या है रिटेन कर देती है। तो उनको ये देखना है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट है तो वो जा सकते हैं कि वो दे सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड। बट कभी कभी क्या होता है कि लाइक अगर उनको है कि यार हमें मतलब अभी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, या हमें अभी सोर्स की ज़रूरत है, मतलब फंड की ज़रूरत है, तो वो क्या है फिर प्रॉफिट होने के बावजूद भी क्या है उसको संभाल के रखती है रिटेन अर्निंग के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जो कंपनीज हर साल कंसिस्टेंट है प्रॉफिट में, मतलब हर साल उनका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आता है, तो वो रेगुलर डिविडेंड देने में कंफर्टेबल रहती है, वो दे देती है। जिनकी अर्निंग मान लो अप डाउन होती रहती है, तो वो डिविडेंड देने में क्या है कॉशियस रहती है, ध्यान देती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी मतलब वो ये देखेंगे ना, अब वो कंपनी के ऊपर है, ये फैक्टर देखेंगे वो कि यार हमारा जो अर्निंग है वो स्टेबल है तो दे दो, इनकंसिस्टेंट है मान लो, अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो फिर क्या है कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग को भी ध्यान में रखते हुए चलेगी। थर्ड है कैश फ्लो पोजीशन। देखो कैश अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ प्रॉफिट होने से डिविडेंड नहीं दिया जाता, कैश होना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिविडेंड कैश में भी दिया जाता है ना। तो अगर कंपनी के पास कैश नहीं है तो चाहे प्रॉफिट हो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा उस केस में भी। तो ये चीज़ भी है, ये फैक्टर भी देखते हैं। फिर आता है फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखो अगर कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट है, उसको एक्सपेंशन प्लान है उसके पास, ठीक है, उनको अच्छा खासा मतलब ऐसे उनके पास प्रोजेक्ट है जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, तो ऐसे केसेस में ना जो कंपनी है वो कम देती है डिविडेंड, या फिर देती ही नहीं है डिविडेंड, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें कल को नया प्रोजेक्ट खोलना है तो वहाँ पे पैसा हमें बाहर से लाना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग क्या है, उसको एज अ प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग हम रख लेते हैं। फिर आता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस में क्या है ये भी देखते हैं कि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं। कुछ शेयर होल्डर को रेगुलर इनकम चाहिए, ठीक है, तो उनको क्या है रेगुलर डिविडेंड पसंद होता है। अब कुछ शेयर होल्डर है उनको होता है कि नहीं, आप क्या है हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ाओ, बेशक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट कमाओ, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ाओ। तो ये भी देखना है ना कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। फिर आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कंपनी को डिविडेंड देने से पहले लॉ और रूल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर लॉ नहीं कर रहा कि जैसे कैपिटल से डिविडेंड देना, ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। तो उनको रूल्स रेगुलेशंस भी देखनी है कि क्या सिस्टम है उस चीज़ का। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। देखो कभी कभी ना बैंक या लैंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, ठीक है, जब तक कुछ कंडीशंस पूरी ना हो जाए तो कंपनी डिविडेंड वैसे भी नहीं दे सकती है, क्योंकि उनका पैसा आपने दिया नहीं है अभी, ठीक है, आप डिविडेंड के तौर पे अपने प्रॉफिट को नहीं बांट सकते। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो ये भी देखनी पड़ती है, ये भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखो अगर आपका एक्सेस है अच्छा खासा कैपिटल मार्केट में, मतलब आप जाओगे और आपको इजीली पैसा मिल जाएगा, तो आप दे दो उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड। बट अगर आपको दिक्कत आती है, इजीली नहीं आपको एक्सेसिबल है, ठीक है, पैसा, तो फिर आप क्या है अपने प्रॉफिट को एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखना ज़्यादा प्रेफर करते हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स कंसिडरेशन आपको देखना पड़ता है। अगर डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स लगता है तो कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों डिविडेंड अवॉइड कर सकते हैं। इन केस इस केस में क्या होता है ना कि मेन कैपिटल गेन शेयर का प्राइस बढ़ाना ज़्यादा क्या है फिर प्रेफर हम उस टाइम करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर प्रमोटर्स कंपनी में कंट्रोल बनाना, मतलब ये कह लो ना कंट्रोल बनाना रखना चाहते हैं, तो वो क्या है नए शेयर्स इशू नहीं करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग को ही यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनको है कि यार देखो कल को आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आप फिर से शेयर्स इशू कर दोगे तो हमारा कंट्रोल तो क्या है डाइल्यूट हो रहा है, तो ऐसा करो आप मतलब इन प्रॉफिट को एज अ रिटेन अर्निंग लो और इसी को लगा देना, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या है डिविडेंड कम दे सकते हैं वो। फिर आपका नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन हाई होती है, ठीक है, तो कंपनी को फ्यूचर के लिए क्या है ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो इसीलिए वो डिविडेंड का अमाउंट क्या है कम दे सकते हैं। तो ये फैक्टर भी देखते हैं। एंड पास्ट डिविडेंड पॉलिसी भी क्या है वो देखते हैं, क्योंकि देखो उनकी हिस्ट्री क्या है। अगर कंपनी क्या है अपनी इमेज
और शेयर होल्डर का ट्रस्ट बनाए रखना चाहती है, तो वो कहती है कि चलो यार रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। अगर पहले वो रेगुलर डिविडेंड नहीं देती थी तो अभी भी वो ऐसा कर सकती है, तो वो ये भी देखती है कि उनकी पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। कंक्लूजन में देख लें तो डिविडेंड डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मल्टीपल फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, लाइक प्रॉफिट कितना हुआ आपको, कैश अवेलेबिलिटी कितनी है, ग्रोथ प्लान आपके कितने हैं, शेयर होल्डर की क्या थिंकिंग है, लीगल रूल्स क्या हैं, मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है, तो इन सब को कंसिडर करके क्या है कंपनी डिसाइड करती है अपना डिविडेंड डिसीजन। एक बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी क्या है कंपनी के लिए भी फाइनेंशियली मतलब बेनिफिशियल होती है एंड शेयर होल्डर्स के लिए भी क्या है बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ कंपनीज फाइनेंस, डिस्कस सेबी गाइडलाइंस फॉर रेजिंग कंपनी फाइनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना ही आना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हमने पूरा डिटेल में इसी चैनल पे किया है कि जो आपका इस चैप्टर से जो भी मतलब सेबी की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो ये सारा हमने चैप्टर पूरा डिटेल में किया है। तो आपको क्या करना है वही कि प्लेलिस्ट को ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस क्वेश्चन पे क्या कहते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप पहले जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है उनके क्वेश्चन आंसर्स करो, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज भी किए हैं, तो वो जो चैप्टर में जितने क्वेश्चन आंसर्स अभी तक आ रखे हैं वो भी हमने किए हैं। अगर आपको उनमें से नहीं कोई क्वेश्चन है उसमें, तो फिर आप क्या है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपके ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या है इस चैनल पे वीडियोस बनती है। तो अगर आपको फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कवर नहीं हुआ और आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया है, तो आप क्या है उसको पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, उस पर वीडियो लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं एंड सेबी की गाइडलाइंस भी आपको क्या है बतानी है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो देखो कंपनी को अपने बिजनेस चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, या फिर जो भी डेली उनके ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा कंपनी दो तरीके से क्या है रेज कर सकती है, ले सकती है, या तो इंटरनल सोर्स होगा वो या तो एक्सटर्नल सोर्स होगा वो। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो कंपनी का वो प्रॉफिट जो उसने डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, अपने पास ही रखा है, बिजनेस में वापस लगाने के लिए रखा है, उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटरनल सोर्स हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड इसको रीपे भी नहीं करना होता आपको, ठीक है। दूसरा डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एक्सपेंस होता है जिसे कंपनी एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए क्या है साइड में रखती है। इससे कंपनी नए एसेट खरीदने के लिए क्या है इस फंड को यूज़ कर सकती है। तो मान लो अगर वो कंपनी है उसको क्या है फंड चाहिए था कोई एसेट खरीदने के लिए, तो वो इस डेप्रिसिएशन फंड से क्या है उस एसेट को खरीदे, क्योंकि उसने उसी के लिए वो साइड में रखा हुआ पैसा। फिर है सेल्स ऑफ एसेट्स। तो देखो अगर कंपनी के पास कोई अनयूज्ड या ओल्ड मशीन है, ठीक है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि अब वो यूज़ नहीं कर रही है, तो वो उसको भी क्या है सेल करके वहाँ से पैसा क्या है ले सकती है। तो ये उसके इंटरनल सोर्सेज हो गए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखो एक्सटर्नल सोर्सेज ये वो पैसा है जो आप बाहर से ले रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, इन्वेस्टर्स से ले रहे हो, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है इक्विटी कैपिटल। कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके पब्लिक से क्या है पैसा रेज करती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, पैसा रीपे नहीं करना पड़ता, लेकिन कंट्रोल क्या है आपका डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है सोर्स डेट कैपिटल। कंपनी क्या करती है मार्केट से या बैंक से लोन लेती है, ठीक है, या डिबेंचर्स को इशू करती है। एडवांटेज क्या है इसका, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है, पर डिसएडवांटेज क्या है इसका, फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ता है और जो मेन अमाउंट है उसको रीपे भी आपको करना होता है एक टाइम के बाद। फिर आता है आपका नेक्स्ट कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात करें तो पहले ये लोन की तरह काम करते हैं, बाद में इन्हें क्या है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी बोला कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो डिवेंचर कन्वर्ट हो सके इक्विटी में, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा रेज किया जाता है। इन इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी क्या है पहले पैसा मिलता है। फिर वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये क्या होते हैं कि स्टार्टअप्स या नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए वेंचर कैपिटल फर्म्स पैसा देती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग में क्या है हिस्सा मांग सकते हैं आपका। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, पब्लिक से फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे फॉर्म में पैसा लिया जाता है, ठीक है, एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ। फिर है बैंक लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी डायरेक्टली बैंक या इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को हेल्प के लिए क्या है ग्रांट्स देती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है।
फिर अब हमसे पूछा था सेबी की गाइडलाइन बता दो फिर कि अगर कोई कंपनी रेस करती है फाइनेंस तो क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी है, ठीक है। तो जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करती है, जैसे कि आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू या डिबेंचर्स के थ्रू, ठीक है, तो उसे क्या है, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जो उसने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं हम कि क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, कंपनी को सेबी के पास रजिस्टर करना ज़रूरी है। एक प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट, रिस्क, पर्पस ऑफ फंड, ठीक है, क्यों वो फंड लेना चाह रहे हैं, क्या कहाँ यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, कितना प्रॉफिट उससे हो सकता है, ये सब क्या है बताना पड़ता है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपनीज। देखो कंपनी को ना कुछ मिनिमम कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड, नेटवर्थ, ये सब क्या है फुलफिल करनी पड़ती है। नई या फिर स्पेकुलेटिव कंपनीज के लिए क्या है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी क्या है इशू की जाती हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेबी कहता है कि इन्वेस्टर को हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल्स हो गया, प्रमोटर्स के बारे में हो गया, प्रोजेक्ट के बारे में हो गया कि आपका अगर आपसे पैसा ले रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना रिस्क फैक्टर है, वो सारा का सारा फुल्ली डिस्क्लोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइसिंग एंड इशू साइज। तो यहाँ पे बोला है शेयर का प्राइस फेयर होना चाहिए, डिमांड के हिसाब से होना चाहिए, इशू का साइज कंपनी के बिजनेस प्लान और मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। फिर आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। देखो इस मेथड में ना इन्वेस्टर डिफरेंट प्राइस पे क्या है बिड करते हैं। फाइनल शेयर प्राइस क्या है डिमांड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर बिड करता है, उसके बेसिस पे क्या है उसको जो भी बिड रिसीव होती है उस बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है। फिर है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो देखो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए हैं सेबी ने रूल बनाए हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिले बिना क्या आप इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टर को आपको बताना है, क्लियरली बताना है कि भाई इन्फॉर्मेशन देनी है और जितना रिस्क है वो सब बताना है। फिर है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो सेबी कहता है कि अगर आप इशू कर रहे हो, ठीक है, तो इशूज़ अंडर रिटर्न होने चाहिए। मतलब अगर शेयर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो अंडर राइटर्स उसको खरीदेंगे, ठीक है। एक तो मिनिमम होता है कि 90% होने चाहिए सब्सक्राइब। फिर अगर मान लो नहीं हो रहे तो अंडर राइटर्स भी खरीदते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा होगा टॉपिक। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट अप्रूवल एंड लिस्टिंग। तो शेयर्स इशू होने के बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना ज़रूरी होता है। लिस्टिंग के बाद सेबी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को आपके मॉनिटर करता है, ठीक है। फिर आता है लॉक इन पीरियड फॉर प्रमोटर्स। सेबी ने प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड फिक्स किया है, ठीक है, फिक्स किया होता है। इस टाइम के दौरान वो अपने शेयर्स बेच नहीं सकते। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट पोस्ट इशू कंप्लायंस। इशू के बाद कंपनी को क्वार्टरली रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे सेबी और एक्सचेंज को देनी पड़ती है, ठीक है। जो भी आपके मतलब कि सेबी हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो भी कनेक्टेड है, तो वो सारे को आपको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देनी होती है, ठीक है। एंड जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो वहाँ पे तो सेबी इंश्योर करता है कि भाई प्रॉपर तरीके से क्या ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो कंक्लूजन देख लें हम तो क्या बोला है यहाँ पे कि कंपनी फाइनेंस रेस करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उसके पास अवेलेबल होते हैं, इंटरनल भी हैं वो एक्सटर्नल भी है, ठीक है। जब भी पब्लिक से पैसा लिया जाता है तो सेबी के रूल्स को क्या है फॉलो करना वहाँ ज़रूरी होता है। सेबी गाइडलाइंस इशू करता है और इससे ये इंश्योर रहता है कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और कंपनी फेयर तरीके से क्या है फाइनेंस को रेस कर